हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बीमारी की वजह के बारे में जानेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को सर्दी खांसी जुकाम या और भी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके होने के कारण क्या हैं, क्यों ऐसा होता है कि अक्सर हम बीमार हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्यूटर वाले चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है। देखिए, बीमारियाँ की जो बीमारी है इसकी वजह तो सीधी सी बात है। बीमारी का मतलब होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, स्वस्थ ना होना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है, बीमारी कहलाता है। अब देखिए, अब स्वास्थ्य किसी का खराब हो सकता है, किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का। उसके भी कई तरीके हैं, या तरीके नहीं कह सकते, कई वजह कह सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो। अब यहाँ पे स्वास्थ्य होता क्या है, स्वास्थ्य किस चीज़ को कहते हैं। देखिए, मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग एक जटिल समस्या है। स्वास्थ्य और रोग, आदमी स्वस्थ है, आदमी रोगी है, बीमार है। ये चीज़ें देखिए, इनमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें अंतर है दोनों में। स्वास्थ्य और बीमारी या रोग अगर कहा जाए तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब वो अंतर कैसे डिफर करता है, कैसे अलग होता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अब इसके लिए कई सारे कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं। स्वास्थ्य किसी का बिगड़ता है तो बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण वो स्वास्थ्य खराब हो सकता है उसका। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर है या प्राणी शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है। अब कोशिकाएं सजीवों से कोशिका क्या है, एक सजीव सेल है हमारा। सजीव ऐसी चीज़ है, अ, मौलिक इकाई है, कार्यकारी इकाई है हमारे शरीर की। वही सारे कार्य करती है। अब वो कोशिकाएं जो कार्य करती है तो विभिन्न प्रकार के रसायन पदार्थ बनाती है, इस्तेमाल करती है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, ये आदि से बनी होती है। इन सभी से मिलके ये कोशिकाएं बनती हैं। उनका इस्तेमाल वो कोशिकाएं फिर करती हैं हमारे शरीर को बढ़ाने में, स्वस्थ करने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कोशिकाएं करती रहती हैं। फिर कोशिका एक क्रियाशील स्थल है। जाहिर सी बात है, कार्यकारी इसका इकाई है हमारे शरीर की, जिसमें अंदर कुछ ना कुछ क्रियाएं सदैव होती रहती हैं। कोशिकाओं में जटिल प्रक्रियाएं एवं कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य हमेशा चलता रहता है। जैसे पुरानी कोशिकाएं डेड हो गई तो वो निकल जाती हैं, उसके बाद नई कोशिकाएं उसमें बनती रहती हैं। तो ये कार्य हमेशा चलता रहता है। कोई कोशिकाएं हल्की से डैमेज हो गई तो उसका रिपेयरमेंट चलता है, वो रिपेयर होगा तो उसको मरम्मत कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब यही कोशिकाएं, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके ये हमारे जो अंग होते हैं तथा ऊतक, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से क्या ऊतक बनते हैं। तो इनमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे अब देखिए, ऊतक और अंग की बात आती है। कोशिका, कोशिका से मिलके ऊतक बनता है, ऊतक से मिलके अंग बनते हैं। ऐसे तो बनता है शरीर हमारा। फिर आप देखिए, इसमें हमारे जैसे शरीर, हृदय है, हृदय धड़कता है। हमारे फेफड़े जो है वो सांस लेने का कार्य करते हैं। वृक्क हमारा निस्पंदन करता है, यानी इसके द्वारा क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है। तो ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं हमारे शरीर में। अब मान लीजिए, स्वास्थ्य की बात आती है। अब मान लीजिए हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगों में से कोई भी अंग कभी ठीक से कार्य ना करे। जैसे अभी आप, जैसे होता है ना अक्सर, पेट खराब हो गया तो हमारा पाचन क्रिया जो है, पाचन तंत्र वो गड़बड़ हो गया। तो यानी हमारा पेट या हमारे आप जो है वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा स्वास्थ्य खराब है। मस्तिष्क हमारा हमें
चोट लग गई, हमें दर्द हो रहा है, या हो सकता है हम कोई ऐसी बात हम सोच रहे हैं जिसकी वजह से हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, वो क्या है, वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसको हम यही कहेंगे कि वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर के अंग परस्पर कार्य ना कराएं, इनके कार्यों में जो जैसा वो कार्य करना चाहते हैं, अगर वो कार्य नहीं हो पाती है, ये सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं, और अगर ये क्रियाएं संबंधित हैं तो हर एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करेगा। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी वो प्रभावित करेगा। जैसे आपका मस्तिष्क अच्छा नहीं है, तो अगर आप दिमाग सही से कार्य नहीं कर रहा है तो शरीर का कोई ना कोई अंग जरूर प्रभावित होगा आपका। जैसे पेट खराब हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो हमारे दिमाग में वो बात चलती रहती है। तो शरीर की एक समस्या दूसरी समस्या का संबंध स्थापित कर लेती है। चलिए, तो यहाँ पे स्वास्थ्य का मतलब यही है कि शरीर हमारा पूरी तरह से स्वस्थ होना। उसके अंदर रोग भी आ जाता है, हमारे शरीर के सारे अंग अच्छे से कार्य करें, चाहे मस्तिष्क हो चाहे कोई और अंग हो। ठीक है, अगर सारी चीज़ें अच्छे से हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य एवं इसका बिगड़ना। अब जो स्वास्थ्य है ये बिगड़ता कैसे है? अब आपने अक्सर देखा होगा, स्वास्थ्य के बिगड़ने की बहुत सारी वजहें होती हैं। अब इसमें आपको भोजन अभी अच्छे से ना मिले, प्रॉपर भोजन ना करें आप, तो क्या होगा, आप अक्सर देखेंगे जब खाना हम प्रॉपर नहीं खाते, अच्छे से नहीं खाते अपने शरीर की ज़रूरत भर का, तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। भोजन, हमें ताकत चाहिए तो भोजन चाहिए, और स्वस्थ होना है तो भी भोजन चाहिए। अब आप भोजन का मतलब इतना नहीं कि बस खाते रहिए, भोजन का मतलब है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार का मतलब संतुलित आहार। संतुलित आहार कि शरीर के जिस अंग को जितनी प्रोटीन, विटामिन, वसा, इन सब की ज़रूरत है, उतनी मात्रा में ही हम भोजन करें। तो ये होता है हमारा, जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने का एक तरीका। ठीक है, अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो स्वास्थ्य है ये सामाजिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इन दोनों को मिला के बनता है। ठीक है, जो स्वास्थ्य है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये दोनों मिला के ही हमारा पूरा स्वास्थ्य बनेगा। अब कैसे ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं ये भी आप देख लीजिए। व्यक्तिगत, हम अपनी खुद की साफ सफाई रखेंगे, अपने खुद के मन को, मस्तिष्क को खुश रखेंगे, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब यही चीज़ सामाजिक की बात देखें। सामाजिक में जैसे कोई हम बाहर निकले, कोई व्यक्ति है, वो थोड़ा सा दुखी है, मस्तिष्क से दुखी है, और उसको गुस्सा जल्दी आता है, होगा कोई वजह है उसको गुस्सा जल्दी आता है। तो आप कहीं जा रहे हैं, किसी बात पे बहस हो गई, अब उसको गुस्सा आ गया तो लड़ाई हुई, ये क्या है? अब लड़ाई होगी तो जरूर स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य उसका खराब था, उसका मस्तिष्क खराब था, यानी स्वास्थ्य दूसरे इंसान का खराब था, लेकिन आपसे बहस होने की वजह से आपका भी स्वास्थ्य वो खराब कर देगा। तो ये है सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब गंदगी से भी है, सड़क पे गंदगी होना या पर्यावरण में गंदगी करना, ये सारे सामाजिक स्वास्थ्य में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य ये एक दूसरे पे कहीं ना कहीं से निर्भर होते हैं। तो इन दोनों को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। हम अपने तरफ से सामाजिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, व्यक्तिगत तौर पे अच्छे रहेंगे, तो सामाजिक तौर पे भी धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, अब ये है कि भाई एक एक इंसान को ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, तभी समाज हमारा अच्छा होगा, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर क्या होता है। देखिए, स्वस्थ रहना और रोग मुक्त, अंग्रेजी का एक शब्द है डिजीज। अब ये मिलता है हमारा किससे बन के, डिस प्लस बेस, जिसका मतलब क्या है,
अब डिस प्लस बेस का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग अगर हम करें तो बाधित और आराम, इसको कहते हैं बाधित आराम। यानी जो हमारा आराम है जब वो बाधित होता होता है तो उसे हम डिजीज कहते हैं। ठीक। या रोग का मतलब होता है असुविधा। अगर हम लेटे हुए हैं, हमारा सर दर्द कर रहा है, तो हमारा आराम, हम आराम कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें असुविधा हो रही है आराम करने में, तो इसी को कहते हैं असुविधा। रोग का मतलब हो गया असुविधा। देखिए, अब स्वस्थ रहना और रोग मुक्त होना क्या चीज़ है। देखिए, किसी विशेष रोग के भी बिना भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। किसी विशेष रोग के भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। देखिए, अब रोग नहीं है तो इसको हम स्वस्थ स्वस्थ इंसान नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आदमी के दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहा है, कोई परेशानी है, तो वहाँ पे हम कहेंगे नहीं, वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है। हर इंसान की या हर कार्य करने वाले की अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह शिष्टतापूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, उसके लिए स्वास्थ्य क्या है। कोई डांसर है तो वो अच्छे से हर तरह से हर स्टाइल का डांस कर पाए, वो उसके लिए स्वास्थ्य है। अगर वो नहीं कर पाता तो डांस एकेडमी या जो भी होगा वो कहेगा नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ अपने हिसाब से, इसलिए मैं इस तरह का मूव नहीं कर पाता, इस तरह का डांस नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन अगर वो हर तरह का कर लेता है तो क्या है, वो प्रॉपर है, परफेक्ट है, अच्छे से डांस कर पाता है, यानी वो स्वस्थ है, ये कहा जाएगा। कोई संगीतकार है तो उसकी आवाज़ अच्छी है और लंबी सांस खींच पाता है, तो वो उसके लिए स्वास्थ्य है। तो इस तरह से स्वास्थ्य को अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्वस्थ, अगर स्वास्थ्य की मैंने पहले ही बताया, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हमारी हर चीज़ें आ जाती हैं। हर तरह से जब आदमी स्वस्थ होता है तभी उसको स्वस्थ कहते हैं। चाहे रोग मुक्त होने के साथ साथ शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, व्यक्तिगत सामाजिक हर तरह से जब स्वस्थ है तो वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब रोग की बात करते हैं तो जब रोग की बात आती है तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है। रोग मुक्त होना, जैसे आप, होता है ना, आप पूछते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, तो आप जिससे पूछेंगे वो बताएगा "हाँ, नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं"। तो क्या हुआ, बीमारी ना होने का मतलब मैं रोग मुक्त हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। तो यहाँ पे जब आप बीमारी का नाम लेते हैं तो लोग पहले अपने आप को देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो बीमारी का मतलब है कि शरीर का कोई अंग है जिसकी कार्य प्रणाली में कहीं कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है। कोई कार्य जैसे उसको करना चाहिए वैसा वो कार्य कर नहीं पा रहा है, और वो कार्य ना कर पाने के कारण शरीर में और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, इसको कहते हैं बीमारी, इसको कहते हैं रोग। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे रोग तथा इसके कारण। ठीक है। रोग रोग और इसके कारण क्या है। रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। अब रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, रोग तो बहुत तरह के दिखाई देते हैं। हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू मतलब सेल्स, कोशिकाएं। ठीक है। पहले तो सेल्स आते हैं, कोशिकाएं आती हैं, फिर ऊतक आते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं, ये ऊतक हमारे शरीर की क्रियात्मक तंत्रों एवं अंग तंत्रों को बनाते हैं। ऊतक से मिलकर हमारे अंग तंत्र बनते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। भाई, ये अंग तंत्र होते हैं, यही हमारे शरीर के कार्यों को संपादित करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे हमारे अंगों के द्वारा ही होते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है जिसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में अमाशय, आंत ये होते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं। इसी प्रकार पेशियां तथा अस्थियों से बनी पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और गति में सहायता करता है। तो ये है कि हमारे शरीर के अंग तंत्र। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे
जब कोई रोग होता है हमारे शरीर में, जब कोई रोग होता है तब शरीर का एक अथवा अनेक अंगों एवं अंग तंत्र जो है क्रिया एवं संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। खराबी का मतलब सीधी सी बात है, अगर हमारे बॉडी में कहीं पिरकी है, दाना है, ठीक है, बड़ा सा घाव है, तो क्या होगा? अब घाव है तो जाहिर सी बात है वो, अगर हम हमारे पाँव में है तो हम पैर जब रखेंगे तो हमें वो दर्द का एहसास होगा, वो हमारे चलने में दिक्कत करेगा। तो ये क्या है? हमारे अंग को प्रभावित कर रहा है ये, ठीक है? हमारे अंग का जो कार्य प्रणाली है उसको प्रभावित कर रहा है, उसमें खराबी दिखा रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ खराबी है, इसलिए आप ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। तो यही होता है रोग, इसी को कहते हैं रोग। अब देखिए क्या हुआ, उसकी कार्य प्रणाली में बदलाव हो गया ना। अब देखिए ये बदलाव या परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी के संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस या मवाद जिसको कहते हैं आना, ये सभी लक्षण हैं, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं रोग, या कैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है? अब यहां देखिए, लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। लक्षण, अब जैसे देखिए, आप कुछ छींक आ रही है या आपकी नाक बह रही है, तो इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि आपको सर्दी है, जुकाम है, ठीक है? नाक बंद हो जाना तो जुकाम हो गया। या आपका शरीर गर्म है, ये क्या है? एक तरह का लक्षण है, ठीक है? शरीर, माथा गर्म हो गया या हाथ गर्म है, शरीर गर्म है, तो ये छूने पे पता चलता है ना शरीर गर्म हो गया। लेकिन इससे क्या, ये तो हमको लक्षण दिखाई दिया, इससे क्या पता चला हमें? कि हमें बुखार है, ठीक है? ऐसा होता है ना, हमें बुखार है ये पता चलता है। तो ये क्या है? एक विशेष रोग के बारे में एक सुनिश्चित संकेत देता है, एक लक्षण देता है कि हाँ आप, शरीर गर्म है, इसका मतलब आपको बुखार है। तो इस तरह से जब हमें लक्षण पता चलते हैं तो उस हिसाब से डॉक्टर हमें लक्षण के हिसाब से ही मेडिसिन देता है, दवाइयाँ देता है। देखिए, अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। मैंने आपको पहले ही बताया भी, स्वास्थ्य का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, व्यक्तिगत, इस सभी तौर से जब आप अच्छे होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, सारी कार्यप्रणाली आपकी अच्छे से चलती है, तो उसको हम कहेंगे कि स्वास्थ्य स्वस्थ है, ठीक है? वो इंसान स्वस्थ है या स्वास्थ्य आपका अच्छा है। अब रोग की बारी, बीमारी की बात करेंगे तो बीमारी में हम बताएंगे, हाँ हम रोग मुक्त हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम अच्छा हूँ, ठीक है? या बीमारी होती है तो हम कहते हैं नहीं हमारा सर दर्द है, हमको बुखार है, ऐसा हम बताते हैं, तो वहाँ पे रोग मुक्त नहीं है, उसको बीमारी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत समस्या है तो भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, सामुदायिक समस्या समस्या है या सामाजिक समस्या है तो भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस अथवा उनके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है। पर्यावरण अच्छा है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। जैसे आप अगर डेली धुएं वाली जगह पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ समय बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे से ग्रीनरी वाली जगह पे, जहाँ पे अच्छा ऑक्सीजन मिलता हो, ये सब जगह पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फेफड़ा अच्छा रहेगा, लंग्स अच्छे से काम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये है सामाजिक तौर पे, ये पर्यावरण आधारित स्वास्थ्य, पर्यावरण भी हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में भौतिक कारक आते हैं, उदाहरण चक्रवात हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। चक्रवात आ जाता है तो वो घर नष्ट हो जाते हैं या खेत खराब हो जाते हैं, तो ये सब क्या है? हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव देते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव देती हैं। देखिए, मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हम गाँवों, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं, ऐसे स्थान हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है।
जैसे अगर कूड़ा करकट उठाने वाली मशीन अगर नहीं आती तो आपको पता है कि कूड़ा इकट्ठा होगा तो गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पे छोटे मोटे गंदे कीटाणु जीवाणु ये पनपेंगे, ये पैदा होंगे और फिर यही क्या होंगे, यही हमारी बीमारी फैलाएंगे। तो ये भी क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य इसीलिए ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे अब यहाँ देखिए गंदगी फैली हुई है तो गंदगी गंदगी ये मल पदार्थ है, मल पदार्थ। तो ये मल पदार्थ जब कहीं पड़ा रहेगा, ऐसे सड़ेगा गलेगा तो ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ में फैलेगा। पानी में आ सकता है, छूने से फैल सकता है, मक्खियाँ इस पे बैठेंगी तो ये बीमारी दूसरी जगह पे पहुंचा देंगी। खुले में मल करना ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर घर में जल निकासी अच्छी नहीं है तो पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर पैदा होंगे। तो इस तरह से ये कई सारी चीज़ें हैं जो स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और उसे धीरे धीरे बीमार कर सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर में जल स्रोत सुरक्षित होना चाहिए, जल का उपचार और संचय यानी संग्रहण अच्छे से होना चाहिए ताकि उसमें गंदगी ना फैले, बीमारियां ना फैले। खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोना चाहिए, मल त्याग करने के बाद हाथ धोना चाहिए। खाद को ढक कर रखना चाहिए, खाद का मतलब जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, पीने के पदार्थों को ढक कर रखना चाहिए। मक्खियों को नियंत्रित रखें क्योंकि मक्खियाँ बीमारी बहुत फैलाती हैं, हैजा जैसी बीमारी मक्खियों के द्वारा ही फैलती है। उपयोग करने से पूर्व सब्जियों फल को अच्छे से धुलना चाहिए, साफ करना चाहिए। खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए। जल की निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना होने पाए और पानी बह के कहीं दूर नाले में जाके गिरे। जल का उपचार यानी अगर तो थोड़ा सा भी दूषित जल आपको है या लग रहा है कि जल दूषित है तो उसको अच्छे से उबाल लेना चाहिए ताकि उसकी जो गंदगी है, उसके कीटाणु है वो मर जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इन सब बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए अब आते हैं तीव्र या जिसको प्रचंड कहते हैं तथा दीर्घकालिक रोग। तो तीव्र रोग या दीर्घकालिक रोग दो तरह के रोग होते हैं। तीव्र रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो कुछ समय के लिए होते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 20 दिन, इतनी अवधि के लिए जो रोग होते हैं उनको हम तीव्र रोग कहते हैं। और दीर्घकालिक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जिनका प्रभाव हमेशा के लिए हो या बहुत लंबे समय के लिए रहे। ठीक है, ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय के लिए रहें या लगभग हमेशा के लिए रहें, ऐसे इनको हम कहते दीर्घकालिक रोग में गिनते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए खांसी जुकाम, ये बहुत कम अवधि के लिए रहते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ये हो गए हमारे तीव्र रोग, इन्हें इन्हें हम कहते हैं तीव्र रोग। अब यहीं पे बात करें लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहने वाले रोगों को, तो ऐसे रोग को हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इसका उदाहरण हो गया एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस अथवा इसको हम फील पाँव कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जिसके किसी किसी के पैर जो होते हैं हाथी के पैर की तरह हो जाते हैं, उसी को कहते हैं एलिफेंटाइसिस। अब एलिफेंटा मतलब एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट साइज एलिफेंटाइसिस मतलब फील पाँव। ठीक है, तो ये जो रोग है ये क्या है, ये दीर्घकालिक रोग है। ये एक बार हो गया तो अ, सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लंबे समय तक के लिए ऐसे बना रहता है हमारे शरीर पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता। दीर्घकालिक रोग से अस्वस्थता कैसे होती है, निर्भरता क्या है, क्या कैसे संबंध है इनका, ये देखते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मैंने पहले ही बताया कि जब कोई रोग हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को या कार्य के तरीकों को प्रभावित करेगा तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक स्वतः ही प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है, लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उसे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का समय नहीं मिलता है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम क्या है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होता है, 3 हफ्ते के लिए बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो उसके बाद सही हो जाएगा।
तो जब सही हो जाता है तो हमारे शरीर में जो भी थोड़ी बहुत टिश्यूज़ में खराबियाँ आती हैं वो धीरे-धीरे फिर बाद में सही हो जाती हैं। तो वो हमारे शरीर के अंगों पे प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन दीर्घकालिक में थोड़ी दिक्कतें हैं। दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे खाँसी जुकाम की बात करें तो ये तीव्रकालिक रोग है, तीव्र रोग है। ये 1 हफ्ते में लगभग ठीक हो जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पे कोई ख़ासा प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन दीर्घकालिक रोग जो होते हैं, जैसे फेफड़े के क्षय रोग, फेफड़ा जब हमारे क्षय रोग से संक्रमित हो जाए, तो कई वर्षों तक बीमारी बीमारी जो है ये चलती रहती है और हमारे जो वज़न है वो कम होता रहता है। हमें काम करने में थकान महसूस होती है। तो ये क्या है? ये दीर्घकालिक रोग है। हमारा फेफड़ा सही से श्वसन नहीं कर पाएगा तो हमें थकान बहुत जल्दी महसूस होगी। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी होगी तो थकान बहुत ही जल्दी महसूस होगी। इसीलिए लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि सुबह टहलना चाहिए ताकि हमारे शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन मिले, हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहे। ठीक है? तो ये सब दीर्घकालिक रोग हैं और फिर इसी तरह से फेफड़ा हमारा प्रभावित होता जाएगा और हमारा जो कार्य करने की क्षमता है क्या है, वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे बहुत कम होती जाएगी ये क्षमता। तो यही होता है दीर्घकालिक रोग जो होते हैं, इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और अस्वस्थता हमारी बढ़ती जाती है। चलिए अब देखते हैं रोग के कारक। ये रोग जो होते हैं इनके कारण क्या हैं, किस वजह से होते हैं, क्या कारक हैं इनके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये रोग का सबसे बड़ा कारण यही है कि पर्याप्त पोषण ना होना। ठीक है, पर्याप्त पोषण का ना होना ही रोग का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बाकी तो कीटाणु जीवाणु ये सारी चीज़ें तो हमारी प्राइमरी कारक है। ठीक, पहली कारक है क्या, जो कीटाणु जीवाणु विषाणु ये सब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कृमि होते हैं, ये जीव सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने के सबसे पहला कारण होते हैं। और दूसरा कारण हो जाता है हमारा क्या, पर्याप्त पोषण का ना होना। तो ये दो कारण हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे स्वास्थ्य को। अब देखिए, आनुवांशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न हो सकते कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनते हैं। अब इसमें देखिए, किसी को बीमारी हो गई, डायरिया हो गया। डायरिया क्या है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो उसको दस्त आना शुरू होगा। दस्त होगा तो शरीर के अंग प्रभावित होंगे, यानी जो पोषण उसको चाहिए वो पोषण वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। पोषण शरीर में आने से पहले ही दस्त के रूप में निकल जाएगा, तो शरीर पोषण नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या है, आदमी पहले से ही उसकी इम्यूनिटी कम है, यानी प्रतिरक्षा जो शक्ति है, सहन शक्ति है या रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो पहले से ही कम है। उसको थोड़ी सी कोई बीमारी होती है तो वो बड़ी हो जाती है। ये भी एक कारण ही है बीमार होने का, रोग होने का। सूक्ष्म जीव तो है ही, लेकिन जब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता ही हमारे शरीर की कम होगी तो हम पे जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा अटैक करेंगी और ज़्यादा हावी हो जाएंगी। छोटी बीमारी भी हमें लंबे समय तक बीमार रख सकती है। तो ये थोड़ी परेशानियां होती हैं। देखिए, सभी रोग के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारक हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, सर्दी होती है तो धीरे धीरे उसी में आपने महसूस किया होगा कि सर्दी होती है, खांसी भी हो जाती है और साथ साथ बुखार भी हो जाता है। तो धीरे धीरे एक बीमारी शुरू होती है तो उसके साथ विभिन्न प्रकार के रोग भी होने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके और कई सारे कारक होते हैं। अब यहाँ तो बीमारी की कारक थे, रोग के कारक। अब यहाँ संक्रामक तथा असंक्रामक कारक क्या है, संक्रामक क्या होते हैं, असंक्रामक क्या होते हैं। देखिए, रोगों के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी अधिकांशतः, ज़्यादातर, ऐसा नहीं, हमेशा की बात नहीं कर रहा है।
सामान्यतः अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों के कारण जो रोग होते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव में हमारे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, क्रीम, ये सब आ जाते हैं सूक्ष्म जीव में। अब दूसरी तरफ बात करें अगर, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं, यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक है। ठीक है, तो असंक्रामक क्या है, सूक्ष्म जीव इसके जो कारक हैं सूक्ष्म जीव के कारण ये नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के रूप में कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असामान्यताएं के कारण होता है। अब कैंसर कैसे होता है, शारीरिक असामान्यताएं जहाँ पे हमारे जो ब्लड्स हैं, ब्लड सेल हैं, वो अच्छे क्वालिटी के ब्लड सेल नहीं बना पाते, जो ब्लड कोशिकाएं होती हैं वो सही नहीं होती, तो हमें कुछ प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, या हमारी कोशिकाएं जो हैं शरीर की वो अच्छे से नहीं डेवलप हो पाती, नहीं बनती, तो हमें कैंसर रोग हो जाता है। तो ये क्या है, ये किसी ऐसा नहीं कि किसी वायरस के कारण या किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ, ये हमारे शरीर की खुद की दिक्कत है, खुद की प्रॉब्लम है कि वो अच्छे अच्छी कोशिकाएं नहीं पैदा कर पा रहा है। ठीक है, अच्छे सेल्स नहीं निर्मित कर पा रहा है, तो ये असंक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं संक्रामक रोग। यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले क्या, संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग में संक्रामक कारक, देखिए अब यहाँ पे आते हैं हम, देखिए संक्रामक कारक के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले जीव इनमें से अनेक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक वर्ग है, इन जीवों का वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें एक वर्ग पाया जाता है। उस वर्ग में कुछ जीव हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या जिसको कवक कहते हैं, एक कोशिकीय जीव और प्रोटोजोआ। ये एक वर्ग के जीव हैं। ये ऐसा वर्ग है कि इसमें सामान्यतः हर ये रोग पैदा करते हैं। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ रोग बहुकोशिकीय जीव से भी मिलता है, ऐसा नहीं, बहुकोशिकीय जीव भी रोग फैलाते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है कृमि। ठीक, कृमि जीव जो होते हैं इनके कारण भी रोग फैलते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग जैसे क्या है, खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, ये सब वायरस के कारण होते हैं। अ, विषाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है, वायरस का मतलब विषाणु। कुछ रोग, अब इसमें से देखिए टाइफाइड हो गया, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा। बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार नामक रोग हो जाता है। आंत कृमि संक्रमण से हम परिचय होंगे, आंत में कृमि संक्रमण हो जाते हैं, छोटे छोटे जो हैं केचुए उत्पन्न हो जाते हैं हमारे आंतों में। ठीक है, तो वो क्या है, ये भी कृमि संक्रमण है। इसी प्रकार फील पाँव जो है नामक रोग भी क्या है, क्रिम की एक विभिन्न स्पीसीज के द्वारा होता है। फील पाँव मतलब एलिफेंटाइसिस। ठीक है, ये जो बीमारी है ये क्या है, किसके कारण होता है, क्रिम के कारण होता है। क्रिमी एक प्रकार का क्रिमी स्पीसीज होता है, उसके कारण ये होता है। चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं, ये कुछ चित्र हैं कुछ अलग अलग तरह के। यहाँ पे देखिए ये जो चित्र है, ये जो बने हुए हैं छोटे छोटे, ये सार्स बैक्टीरिया हैं। ठीक है, सार्स के संक्रामित कोशिका के बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया। ठीक है, ये 500 नैनोमीटर का माप है, यानी 500 नैनोमीटर तक का जो साइज होता है उसके साइज इनके होते हैं। तो ये सार्स बैक्टीरिया है। यहाँ पे ये देखिए स्टोफाइलो फाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक होता है। तो जो हमारे चेहरे पे मुहासे अक्सर निकलते हैं
उसका कारक है यह स्टोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये 5 माइक्रोमीटर की साइज तक के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिस्मानिया कालाजार व्याधि कारक है, एक तरह का प्रोटोजोआ है ये। ठीक है, ये खुद को विभाजित ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरह से आते हैं और यहाँ से ये देखिए विभाजित होकर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये कई हिस्से होते हैं और ये ऐसे विभाजित होते रहते हैं, ये प्रोटोजोआ है इस तरह का। कालाजार जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है। इसके बाद यहाँ देखिए प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा या मृदुला व्याधि का कारक है। ट्रिप्नोसोमा को तस्तरी नुमा लाल रक्त कोशिका के साथ प्रदर्शित किया गया। ये क्या है, लाल कोशिका है, रेड ब्लड सेल है, और ये ट्रिप्टोसोमा है हमारा। ठीक, ट्रिप्नोसोमा। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप अंतर कर सकें इनके आकार में। तो ये कुछ चित्र हैं और ये देखिए क्रीम, जो गोल क्रीम होते हैं, गोल क्रीमी, ये छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल पे इसको दर्शित किया गया है। ये 4 सेंटीमीटर का स्केल है और ये गोल गोल ऐसे ये हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इनको लंबा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस आकार में ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए रोगाणु तो देख लिए हमने, बैक्टीरिया देख लिए, बहुत कुछ यहाँ पे हमने देखा, विषाणु, बैक्टीरिया, कृमि, ये सब क्या है, ये सब कारक है हमारे रोग पैदा करने के। अब यहाँ पे औषधि की बात भी होनी चाहिए भाई। अगर इतने चीज़ों से हमारे रोग पैदा होते हैं तो इसको ठीक भी करने का कोई तरीका होगा ना। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आता है हमारा एंटीबायोटिक। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें जो हैं, वायरस क्या है ना, वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक वाइटिक का असर होता नहीं है, असर होता है बैक्टीरिया के ऊपर। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं ये हमारे बैक्टीरिया के ऊपर असर करती हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण रूप से जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक होती है ये कैसे करती है बैक्टीरिया पे, इनका जो बैक्टीरिया जो जैव रासायनिक कार्य करते हैं हमारे शरीर में पहुंच के, उनका जो मार्ग होता है वही बंद कर देती है। तो जब भी वो मार्ग बंद हो जाएगा तो बैक्टीरिया अपना गुणन नहीं कर पाएंगे, गुणन नहीं कर पाएंगे तो वो अपना संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे और धीरे धीरे फिर हम उनको खत्म कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक वही कार्य करता है, उनका सारा धंधा पानी बंद कर देता है, आने जाने का रास्ता बंद कर देता है, और उसके बाद उनका खाना पीना बंद हो जाता है और वो फिर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। अब ये कोशिका भित्ति बनती नहीं तो ये बैक्टीरिया फिर पनप नहीं पाते, बचते नहीं और मर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वे सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसीलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। देख लीजिए, हम दवाई खाते हैं तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हमारे ऊपर प्रभाव क्यों नहीं होता, उसका दुष्प्रभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर जो हमारी कोशिकाएं हैं वो कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, और एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन सिर्फ उन पे असर करता है, उन कोशिकाओं पे जो कोशिका भित्ति बनाती हो, और बैक्टीरिया हमारा कोशिका भित्ति बनाता है। ठीक है, इसीलिए वो सिर्फ बैक्टीरिया पे असर करता है। पेनिसिलिन ऐसे भी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक स्पीसीज को। तो एंटीबायोटिक की खासियत क्या हो गई, ये अलग अलग तरह की स्पीसीज, बैक्टीरिया की जो स्पीसीज होती हैं उनको भी प्रभावित करती हैं, उनको भी नष्ट करती हैं। लेकिन वायरस की बात करें अगर हम, तो वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता, और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण को प्रभावकारी नहीं है, यानी उसको प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो वायरस संक्रमण को, सीधी सी बात याद रखिए, एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पे प्रभाव नहीं डाल पाता।
यदि हमें खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं, यदि हमको खांसी जुकाम हो गया, सर्दी खांसी हो गया है, तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी समयावधि कम नहीं होती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है, तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, ना कि वायरस संक्रमण पर। यानी अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि जहाँ पर वायरस और वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक कार्य करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पे कार्य करेगा, बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा, तो उससे हमें कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन जो वायरल संक्रमण है वो एंटीबायोटिक से नहीं खत्म होगा। तो आप ये यहाँ पे जान गए कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया पर असर करते हैं, ठीक है, वायरस पे नहीं। अब यहाँ देखते हैं रोग फैलने के साधन। अब रोग फैलने के बहुत सारे साधन हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं, अर्थात ये संचारित हो सकते हैं, अतः इन्हें संचारी रोग भी हम कहते हैं। ऐसे रोग के सूक्ष्म जीव हवा द्वारा फैलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा हवा द्वारा कैसे, जैसे कि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति से बातें कर रहा है, लेकिन अब बीच में उसको छींक आ गई, उसने छींक दिया, तो छींक की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो बाहर निकलती हैं और वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चिपक जाती हैं, या हवा के माध्यम से जब वो सांस लेता है तो उसके नाक के द्वारा पे अंदर चली गई, तो फिर वो व्यक्ति भी क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम संक्रमण कहते हैं। अब संक्रमण वायु द्वारा फैल सकता है, ठीक है, सर्दी खांसी निमोनिया ये रोग हो जाते हैं। इसके बाद जल द्वारा भी ये फैलते हैं, जब संक्रमणीय रोग यथा हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, तो जल के द्वारा भी क्या होता है, संक्रमण रोग फैलता है। इसके बाद देखिए लैंगिक क्रियाओं के द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो भी ये लैंगिक क्रियाओं के द्वारा भी ये रोग फैल सकते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवी रोग हैं, जैसे सिफिलिस अथवा एड्स, ये क्या है, लैंगिक संपर्क के कारण ही स्थानांतरित होते हैं। जैसे एक इंसान को एड्स है, अब वो किसी अपने पार्टनर के साथ या मान लीजिए किसी के साथ लैंगिक संपर्क में आता है, ठीक है, सेक्स करता है या लैंगिक संपर्क में आता है, तो क्या होगा, वो दूसरे इंसान को भी एड्स हो जाएगा। और एड्स ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। बीमारी के प्रति हमें सजग होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि बीमारी अगर आ गई तो उसके जो दुष्प्रभाव होंगे वो आप ही को झेलने हैं। इसलिए अपनी तरफ से हमेशा सजग रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद देखिए अभी एड्स के साथ दिक्कत क्या है। एड्स का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन एड्स करता क्या है, देखिए पहले तो एड्स कैसे कैसे फैल सकता है। एक तो हो गया हमारा एड्स लैंगिक संपर्क के कारण फैलता है। दूसरा, कोई एड्स ग्रसित व्यक्ति है, उसका रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए, यानी रक्त अगर आपस में संपर्क में आ गया तो स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो सकता है। जैसे एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए तो स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो जाएगा। या एक तरीका और, गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा, तो गर्भावस्था में माता से बच्चे को भी ये एड्स बीमारी स्थानांतरित हो सकती है। इसमें होता क्या है कि एड्स जब हो जाता है तो शुरुआत में तो कुछ खासा पता नहीं चलता, स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन साल दर साल जब बीतते जाते हैं, ये दीर्घकालिक रोग हैं, बहुत लंबा समय तक खींचेंगे आपको, और आपको शुरुआत में तो पता भी नहीं चलेगा। कुछ सालों बाद आपको इसके लक्षण दिखाई देंगे धीरे धीरे, जैसे थकान जल्दी महसूस होना, कोई कार्य करने में आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपको सर्दी हो जाएगी तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होगी। जो सर्दी आपको एक हफ्ते में ठीक हो जाती थी, वो एक एक महीना दो दो महीना लग रहा है ठीक होने में। खांसी सर्दी जुकाम बुखार ये सब बीमारियां आ जाती हैं, जल्दी ठीक नहीं होती। ये लक्षण है इसके, एड्स के।
एड्स हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा शक्ति है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो खत्म करती है धीरे धीरे। यानी हमारे शरीर के अंदर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे एड्स बीमारी खत्म कर देती है, और जिससे हमारे शरीर में फिर कोई भी रोग आता है। एड्स कोई बीमारी नहीं, एड्स एक, बस यही समझिए, एड्स ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षी शक्ति को खत्म करती है। और जब ये शक्ति खत्म हो जाएगी तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर पे हावी हो जाती है। ठीक है, बस यही एक दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ रोग अन्य जंतुओं, जैसे यहाँ पे देखिए, द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणु को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक पहुंचाते हैं, अतः ये मध्यस्थता का या मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का क्या होता है? वेक्टर मतलब होता है रोगवाहक। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मच्छर, मच्छर सबसे बढ़िया उदाहरण है रोगवाहक का। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वे परिपक्व अंडे उत्पन्न कर सकें। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जैसे मनुष्य पर निर्वाह करते हैं। इस प्रकार के मनुष्य एक दूसरे को रोग फैला देते हैं। एक मनुष्य को मच्छर काटता है तो उसको मलेरिया हो गया। अब मलेरिया धीरे होगा, किसी न किसी संपर्क में आने में हो सकता है मलेरिया किसी दूसरे के हो जाए। सर्दी जुकाम खांसी होगा इंसान को तो दूसरे को दे देगा। तो मनुष्य आपस में एक दूसरे को रोग फैलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रोग संक्रमण के सामान्य तरीके यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये संक्रमित व्यक्ति है। अब ये कपड़ा पहनेगा, खाएगा पिएगा तो इस व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, पानी के द्वारा भी हो सकता है। मच्छर इसको काटेगा, मक्खी इसके खाने पे बैठेगी तो उससे भी हो सकता है। जानवरों से रेबीज रोग हो सकता है। ये छींकेगा तो वायु द्वारा भी जीवाणु कीटाणु इसके पास पहुंच जाएंगे तो ये बीमार हो जाएगा। या व्यक्तिगत संपर्क, हाथ मिलाने से कोई ऐसा रोग है संक्रमित जैसे सर्दी खांसी जुकाम, तो हाथ में उसके बैक्टीरिया हो सकते हैं। या शारीरिक संबंध बनाने पे, लैंगिक क्रिया करने के साथ भी एड्स जैसी बीमारियां आ सकती हैं। ठीक है, तो ये संक्रमण ऐसे इस तरह से फैल सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ आते हैं अंग विशिष्ट या तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अंग विशिष्ट और उत्तक विशिष्ट, देखिए, विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। अब शरीर में प्रवेश करते हैं तो कहाँ जाते हैं? कौन से अंग में जाके चिपक जाते हैं? कहाँ पे जाके ये अपना हथौड़ा मारते हैं और हमारे शरीर को खराब करते हैं? ठीक है, आज सूक्ष्म जीव तो घुस जाते हैं शरीर में, कहीं से भी। नाक, हमने सांस लिया तो नाक के थ्रू घुस गए, मुंह मुंह से सांस लिया तो मुंह के थ्रू घुस जाएंगे। हम या करेंगे, हाथ से कहीं छुएंगे तो हमारे शरीर के उस अंग में लग जाएंगे। तो आखिर ये लगते हैं तो हमारे कौन से अंग पे हथौड़ा मारते हैं, हमारे कौन से अंग को खराब करते हैं, कहाँ जाते हैं? देखिए देखिए जैसे क्या है, हवा से नाक द्वारा प्रवेश करते हैं। अब हमने सांस लिया तो नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, कहाँ जाएंगे? फेफड़े में जाएंगे। अब ये ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग को क्षय रोग कहते हैं, और क्षय रोग का प्रभाव करते हैं हमारे फेफड़े पे। ठीक है, यानी सांस लिए तो बैक्टीरिया हमारे फेफड़े में गया और फेफड़े को फिर हमारे खराब करेगा। ऐसे ही HIV वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यून वायरस जो होता है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षी अंग है वहाँ पे जाता है, यानी जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं उसमें फैल जाता है, और ये फिर वहाँ पे हमारे प्रतिरक्षा शक्ति है उसको खत्म करने लगता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो है, ये क्या होता है? ये हमारे यकृत में जाता है और उसको प्रभावित करता है, जिससे हमें पीलिया रोग हो जाता है। तो इस तरह से जो वायरस या बैक्टीरिया हैं वो हमारे शरीर के किसी अंग में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच के वो उस अंग का जो कार्य है उसको प्रभावित करने लगते हैं, और फिर जब वो अंग कार्य करना प्रभावित कर देता है तो उस हिसाब से फिर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे अब यकृत, यकृत जब कार्य नहीं कर पाता, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया वहाँ आ जाता है तो पीलिया हो जाता है हमको। फेफड़ा नहीं कार्य कर पाता, बैक्टीरिया आ जाता है फेफड़े में तो क्षय रोग हो जाता है। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, कोरोना का कहर चल ही रहा है। इसी कोरोना के कारण ही आप लोग सारा ऑनलाइन वीडियो
स्टडी चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ये जो कोरोना के वायरस हैं, अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये क्या करता है, ये सारे वायरस क्या करते हैं, हमारे फेफड़े पे जाके चिपक जाते हैं और अपना गुणन करते हैं। गुणन का मतलब अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब वो हमारे पूरे फेफड़े पे ऊपर चिपक जाएंगे बहुत सारी संख्या में, तो क्या होगा, वो चिपक जाएंगे तो हमारे जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं उनको खाना पीना ये सब बंद हो जाएगा, सांस लेना उनका बंद हो जाएगा, फेफड़ा हमारा फूलता जाएगा। फिर हम ऑक्सीजन जितनी मात्रा में हमारे फेफड़ों को खींचनी चाहिए वो उतनी ऑक्सीजन हम खींच नहीं पाएंगे, उतना ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं को मिल नहीं पाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा। हमारे शरीर को अगर ऑक्सीजन ना मिले पर्याप्त मात्रा में तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे जिस भी अंग में पहुंच जाते हैं ये वायरस, ये चीज़ें, वो हमारे अंग को प्रभावित करने लगते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव से लक्षित होते हैं। उदाहरण एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं। एचआईवी के जो वायरस होते हैं वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और इसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार एचआईवी एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे संक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाता। हल्के खांसी जुकाम से भी निमोनिया हो सकता है। इस प्रकार आहार नाल से संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहिका हो सकती है। ठीक है, तो वही मैंने अभी आपको बताया कि एड्स जब हो जाता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है और छोटी मोटी बीमारियों से भी हमें बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ उपचार के नियम। ठीक है, उपचार के नियम, भाई बीमारी हो गई, अब बीमारी क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, ये हमने जान लिया। उसके लक्षण बीमारी के आते हैं, बीमारी क्यों होती है, बीमारी किससे होती है, उसके कारक क्या हैं, वो हमने देखा। अब यहाँ पे उपचार के नियम भी देख लेते हैं, भाई ठीक कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बीमारी को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रकार क्या है, किस वजह से बीमारी आई है। देखिए, संक्रामक रोग के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह कि रोग के प्रभाव को कम कर दे और दूसरा है कि रोग का जो कारण है उसको ही एकदम खत्म कर दो, समाप्त कर दो, फिनिश कर दो। ठीक है, तो रोग का कारक समाप्त कर दो, कारण समाप्त कर दो, या दूसरा उसके प्रभाव को कम कर दो। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण प्रायः शोथ, इसको बोलते हैं, शोथ के कारण होता है। उदाहरण के लिए हम बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, जब दस्त आता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्फ्लक्सडीजेट, जैसे पेट खराब हो जाता है तो एक दवाई होती है नॉर्फ्लक्सडीजेट, वो हम खा लेते हैं। तो क्या होता है, हमें जो दस्त होती है वो हमारी कम हो जाती है। देखिए, अब किसी को दस्त है तो खाने मत लगिएगा, बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं तो वो डॉक्टर ही जान पाएगा। ठीक है, मैंने बस जस्ट एक उदाहरण दिया है। तो हम दवाइयों का उपयोग करते हैं जिससे हमारे दस्त रुक जाए। जब दस्त कम होगा तो जो हम भोजन करेंगे वो हमारे शरीर में धीरे धीरे लगेगा, वो पोषण हमारे शरीर में लगेगा। लेकिन अगर हम भोजन कर रहे हैं और वो सीधा दस्त के रूप में निकल जा रहा है तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका जो लक्षण है, मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो प्रभाव है उस बीमारी का, यानी दस्त का प्रभाव है तो दस्त हो रहा है, तो उस प्रभाव को कम कर रहे हैं यहाँ पे दवाई के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रमित सूक्ष्मजीव को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें सूक्ष्मजीव को मारना ही पड़ेगा। अब हमने रोग का जो प्रभाव था वो कम किया है, ठीक है, लेकिन जीवाणु तो मरे नहीं। जीवाणु विषाणु जो भी हैं वो तो मरेंगे नहीं।
तो उसको मारना ज़रूरी है हमारे लिए। मारेंगे नहीं तो वो दोबारा फिर कभी ना कभी उभर जाएंगे। तो अक्सर होता रहता है, तो बीमारियां तो हमें बाहर से भी मिलती रहती हैं, तो पहले उनको मारना भी ज़रूरी है। अब हम सूक्ष्म जीव को कैसे मारते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधि का उपयोग करना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव विभिन्न वर्गों से आते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों को प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी, इस वर्ग के लिए विशिष्ट होंगी और अन्य वर्गों में नहीं होंगी। तो एक वर्ग के लिए अलग हो सकती हैं, दूसरे वर्ग के लिए अलग हो सकती हैं। भाई अलग अलग नाम है तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से इन सबको हमको मारना भी पड़ता है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो बैक्टीरिया के प्रक्रम से भिन्न हो। ऐसे हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना होगा जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सके। जैसे हमने पहले ही देखा कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि बैक्टीरिया का जो संश्लेषी मार्ग है वो एंटीबायोटिक रोक देता है और बैक्टीरिया फिर धीरे धीरे मर जाते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारती हैं। एंटीवायरल औषधियां का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। देखिए, एंटीवायरल औषधि, एंटीबैक्टीरियल औषधि दो तरह के होते हैं। तो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया मारती है, एंटीवायरल वायरस मारते हैं। इसका कारण है कि बैक्टीरिया में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती। एंटीवायरल जो औषधियाँ उनको बनाना कठिन क्यों है? क्योंकि जो वायरल वायरस होते हैं इनकी अपनी कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया तो होती नहीं। इनको बस क्या चाहिए, जैसे कोई इंसान होता है ना, दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया और उसके घर में रहने लगा, बस सेम वही है वायरस। वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे की कोशिकाओं पे कब्जा कर लेते हैं और फिर उससे अपना काम कराते हैं। आपके शरीर में घुसेंगे, आपकी कोशिका पे कब्जा कर लेंगे और उससे फिर अपना काम कराएंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो वायरस कैसे काम करते हैं ये आपने जान लिया, और हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे। वायरस अगर हमारे शरीर में घुस जाता है तो क्या करता है, अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करता है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी कोशिका, हमारे शरीर में वायरस घुस गया तो ये हमारी कोशिका पे कब्जा करके उससे अपना काम कराता है। तो इसीलिए ये एक थोड़ा कठिन होता है। अब एंटीवायरल ऐसा नहीं है, एंटीवायरल औषधियाँ उपलब्ध हैं, बनाना कठिन है इनका। देखिए, बहुत सारी सीमाएं हैं, उसके बाद भी ये एंटीवायरल औषधियाँ उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए HIV संक्रमण को नियंत्रित करने की औषधि। अब नियंत्रित करने की है, देखिए बात ध्यान दीजिए, HIV को ठीक करने की नहीं, नियंत्रित करने की। अब यहाँ पे आते हैं निवारण के सिद्धांत। निवारण के सिद्धांत, देखिए यहाँ पे निवारण का सिद्धांत का मतलब, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशन। निवारण का मतलब प्रिकॉशन। रोग फैलने से अच्छा है, देखिए किसी व्यक्ति में कोई रोग तथा रोग तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। संक्रमक संक्रामक रोग से छुटकारा पाने की तीन सीमाएं हैं। पहली यह कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके या उनके शरीर कार्यों को बहुत हानि होती है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। दूसरी यह कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, अर्थात यही उपचार होने पर भी रोग को बिस्तर तक लंबे समय तक आराम करना पड़ता है या रोगी को। ठीक है, तीसरी यह कि संक्रमित रोगी या अन्य व्यक्तियों में रोग को फैलाने का स्रोत बन जाए, इससे उपरोक्त कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, यानी रोगों का निवारण किया जाए। कि हमको निवारण का मतलब ये हो गया कि हम पहले से ही क्यों ना बचाव करके रखें। पहले से ही बचाव रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। अब बीमार हो गए तब तो हमको इलाज कराना ही कराना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, लेकिन हम पहले से ही अगर बचाव रखते हैं तो हम बीमार ही नहीं होंगे, तो हमको दवाई कराना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि योगा करना चाहिए, खुली सुबह की
ऑक्सीजन अच्छे से हमें लेना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारा शरीर का हर अंग प्रॉपर काम करे और लंबे समय तक हम बीमार ना हो। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। अब फैलने की बहुत सारी विधियां हैं, तो उनसे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे बीमारी वायु द्वारा फैलती है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रह सकते हैं, बीच बचाव में रख सकते हैं। जैसे क्या है, कोरोना का समय चल रहा है तो मास्क लगा के चलें, सैनिटाइजर का उपयोग करना ज़रूरी है, जहाँ भीड़ है कोशिश करें कि वहाँ से दूर रहें। तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। जल की बात करने जाए, जलोढ़ बीमारियाँ जो होती हैं जल के द्वारा फैलने वाली, तो स्वच्छ पानी पिएं, अगर दूषित पानी है तो उसको उबालें, या पानी साफ करने की जो दवाइयाँ आती हैं उसका इस्तेमाल करें। पानी को ढक के रखें, गंदगी ना फैलने दें। ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके अपनाएंगे तभी हम बचाव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी सब चीज़ों से हमारी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत होगी। हम एक्सरसाइज करें, दौड़ें, सुबह का ऑक्सीजन लें, सांस जो कहते हैं एक तरह से प्राणायाम जो कहते हैं, ताकि हमारे फेफड़े की जो सांस रोकने की क्षमता है वो अच्छी हो जाए। अब एक चीज़ जान लीजिए, आपके अंदर जितना ही ऑक्सीजन जाएगा, आपका फेफड़ा जितना ऑक्सीजन रोक पाएगा, समझ लीजिए आपके अंदर उतनी ही ताकत है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उनको थकान बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें करने, एक्सरसाइज करना, ये सब प्राणायाम करना, ये सब इसीलिए लोग कहते हैं करने को, ताकि हमारी जो शक्ति है वो इंक्रीज होती रहे। तो ये सारी चीज़ें करके हम जो रोग हैं उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने समझी होगी। अब देखिए, एक चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी खांसी जुकाम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं। हम अगर 4 महीने ठीक है तो 4-5 महीने 6 महीने बाद हमको हो सकता है फिर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, या 1 साल 2 साल बाद फिर हो जाए। ठीक है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को अगर चेचक हो जाता है, जो चेचक महामारी है, किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में चेचक हो गया था। ठीक है, चेचक होने के बाद उस व्यक्ति को बहुत ही कम चांस है कि दोबारा उसको चेचक हो जाए। अगर उसको एक बार चेचक हो गया है तो यही होता है, उम्मीद यही करते हैं लोग कि उसको फिर कभी चेचक नहीं होगा, अगर बहुत हैवी लेवल का हुआ है। ठीक है, क्या होता है, अब ऐसा होता क्यों है कि एक बार किसी को चेचक हो गया तो दोबारा उसको नहीं होता? क्यों होता है ऐसा? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है, या प्रतिरक्षा शक्ति जो है हमारे शरीर की, वो करती क्या है? चेचक के वायरस हमारे शरीर में घुसे तो हमारी प्रतिरक्षा शक्ति उससे लड़ती है। ठीक है, और लड़ने का मतलब ये है कि वो लड़ती है तो वो इस इस चेचक के वायरस को मारने का तरीका खोज लेती है। जब वो मारने का तरीका खोज ली है, इसलिए आप जिंदा हैं। आप ये जान लीजिए कि चेचक से कोई इंसान बच गया है, बहुत बड़े लेवल का चेचक हुआ था उसको और वो बच गया है, जिंदा है। तो इसका मतलब कि उसका शरीर चेचक की बीमारी से लड़ने के लिए फार्मूला खोज चुका है कि कैसे इस चेचक के वायरस को मारना है। और हमारा शरीर जब एक बार किसी बीमारी से लड़ने का फार्मूला खोज लेता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, तो भविष्य में उस तरह की बीमारी फिर कभी भी उस इंसान के पास आएगी तो वो जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा, वो उस वायरस को बड़े आसानी से मार देगा। और इसीलिए फिर दोबारा हमें वो बीमारी होती भी है तो बहुत नाम मात्र की, या तो नहीं ही होती है। ठीक है, तो ये होता है, हमारा जो प्रतिरक्षा शक्ति होती है हमारे शरीर की, वो इस तरह से कार्य करती है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, आजकल बहुत सारे, जैसे आप देख लीजिए क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में आपने इस समय पिछले 2-3 सालों से तो यही सुन रहे हैं, कोरोना वैक्सीन। तो क्या होता है, कोरोना के जो वैक्सीन लगते हैं उसमें क्या है, इसके कोरोना के बहुत वेरिएंट्स को बहुत डेड ऑलमोस्ट डेड वेरिएंट के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और जब वो वेरिएंट बहुत कमज़ोर होते हैं तो हमारा जो एंटी
बैक्टीरियल सिस्टम है, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उस वायरस को मार देता है, खोज के मार देगा। और हमारे शरीर को ये पता चल जाता है, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ये पता चल जाता है कि उस वायरस को मारना कैसे है। तो इस तरह से वो हमारे शरीर में दोबारा अगर वैसा कोई वायरस आता है तो उससे वो लड़ता है और उसको आसानी से मार लेता है। तो इसी चीज़ के लिए बहुत सारे क्या है, दवाइयाँ हैं, टीके हैं, जैसे टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, कुकुर खांसी के लिए, चेचक, पोलियो, इन सभी के लिए टीके उपलब्ध हैं और ये हमें लगवाने चाहिए। इसके बाद देखिए, हो गया जैसे अब यहाँ पे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस वायरल डिजीज हो जाती है। तो वायरस जिससे पीलिया रोग होता है, तो इसके लिए भी क्या है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है। हेपेटाइटिस ए के टीके लगाए जाते हैं ताकि ये बीमारी ना हो। और ये टीके जो लगते हैं ये 5 वर्ष से जो आयु कम होती है उन बच्चों को लगाई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये टीके लग जाएं तो पीलिया जैसे रोग बच्चों को आगे नहीं होंगे। तो पहले से ही हमारा जो लीवर है वो उस तरह के वायरस से लड़ने का आदी हो जाएगा, तो आगे भविष्य में कभी भी हेपेटाइटिस का वायरस अटैक करेगा तो हमारा लीवर उसको सही कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि समय से टीके लगवाना ज़रूरी है ताकि हमारा शरीर आगे उस प्रतिरक्षा शक्ति को डेवलप कर ले ताकि हम आगे बीमार ना हो। चलिए, तो ये अध्याय उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस अध्याय में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का शरीर की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक, पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, आर्थिक रूप से सही है, पैसे अगर अच्छा खासा कमाता है तभी वो अच्छा पोषण ग्रहण कर पाएगा। उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो खाना ही नहीं खा पाएगा, तो स्वस्थ कैसे रहेगा। ठीक है, तो आर्थिक अवस्था और भौतिक, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य पे निर्भर करती हैं और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। रोग की अवधि के आधार पर इसे तीव्र तथा दीर्घकालिक दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। रोग क्या है, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तीव्र रोगों में आते हैं। दीर्घकालिक जैसे फील पाँव हो गया, एलिफेंटाइसिस, ये दीर्घकालिक रोग हैं। रोग के कारक संक्रामक तथा असंक्रामक होते हैं। अब दो तरह के रोग होते हैं, असंक्रामक हो गया, संक्रामक हो गया। जैसे कैंसर, कैंसर क्या है, एक तरह का असंक्रामक रोग है। लेकिन संक्रामक में सर्दी, खांसी, जुकाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये संक्रामक रोग में आते हैं। हवा से फैलने वाले, जल से फैलने वाले, ये सब ठीक है, संक्रामक रोग में आ जाते हैं। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। ऐसे में एक कोशिकीय, सूक्ष्म जीव और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय में जैसे हमारे अमीबा, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस। बहुकोशिकीय में बहुत से आ जाते हैं जीव, आपके जैसे क्रीम हो गए, ये सब। ठीक है, रोगों का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है। किस वर्ग का रोगाणु है, जैसे वायरस है तो वायरल टाइप का इलाज हमको करना होगा, उसके लिए एंटीवायरल दवाइयाँ खोजनी पड़ेगी। बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तब जो वो रोग सही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको कार्य करना पड़ता है, उस हिसाब से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोगवाहक द्वारा फैलते हैं। रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा होता है। हम पहले से ही प्रिकॉशन मेंटेन रखें, बनाए रखें, निवारण बनाए रखें, तो हमको बीमारी नहीं होंगे, तो हमको इलाज कराना नहीं पड़ेगा। संक्रामक रोग का निवारण चंद स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोग का निवारण किया जा सकता है। संक्रामक रोग के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो। तो ये सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ी। ये इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न आप पढ़ेंगे, उम्मीद है आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत आसान अभ्यास प्रश्न है ये। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये पाठ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन करके इस पाठ के जो पाठ हमने पढ़े हैं या जो चीज़ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो उसकी PDF फाइल आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।